हाय एवरीवन। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग रिबेलियन इन द कंट्री साइड से स्टार्ट करेंगे, जो कि वन शॉट वीडियो, मतलब कि एक कंप्लीट वीडियो में पूरा चैप्टर को जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग रिबेलियन इन द कंट्री साइड से स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में द मूवमेंट इन द टाउन्स तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स होता है जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अराइज होगा, उसको समझाने का हम पूरा कोशिश किए। देखो, जो आलतू फालतू जो लाइन होता है उसको पढ़ करके समझा करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हर एक किसी को अच्छे से लिखना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लाइंस को देखते हैं। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि बाबा रामचंद्र हु वाज अ सन्यासी and who had earlier been to Fiji as an indentured labor led the peasants of अवध। तो कहते हैं ना कि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दिए थे, तुम लोग 2019 का अगर सीबीएसई का सैम्पल पेपर सीबीएसई का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखे हुए इनके बारे में क्वेश्चन आया था, हमको हल्का हल्का याद है। तो कहते हैं ना कि बाबा रामचंद्र जो एक इंडेंटेड लेबर के बारे में जिक्र है, किसमें, नेशनलिज्म इन यूरोप में जिक्र है कि वो क्या होता है, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब लेबर्स जाते हैं वहाँ काम के लिए, अपने अच्छे लाइफ को स्पेंड करने के लिए, तो और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो लोग जाते हैं कि आपको इतने टाइम पीरियड तक आपको काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग इंडेंटेड लेबर नाम देते हैं। तो कहता है कि मैं हमें बाबा रामचंद्र का कि बाबा रामचंद्र एक इंडेंटेड लेबर थे जो कि फिजी में गए थे, और वो जो है अवध के जो पीजेंट्स थे, अवध में रहने वाले जो किसान थे, उनको वो उनके लीडर के तौर पे वो आगे आते हैं और उनको उनके स्ट्रगल में वो लीड करते हैं। आगे कहता है कि द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड फ्रॉम द पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही किया है कि नहीं, हाई रेंट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर सीजेस। तो कहता है कि ये जो अवध में जो पीजेंट्स थे, उनका बेसिकली किस चीज़ को लेकर उनका स्ट्रगल था, किस चीज़ को लेकर उनका मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि हर एक जगह जो मूवमेंट था वो अलग था। तो इनका जो अवध में जो पीजेंट्स था, उनका जो मूवमेंट का रीज़न ये था कि उनको जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो ताल्लुकदार थे वो उनसे हाई रेंट लेते थे। बेसिकली क्या होता है ना कि जो हम लोग ज़मीन लीज पे नहीं, इधर जो ओनर होता है ज़मीन का, वो किसी को दे देता है बटैया पे कि आप मेरे ज़मीन को खेती उती करिएगा, उसका कुछ परसेंट अमाउंट ऑफ परसेंट हमको दीजिएगा, चाहे जो खेती का जो धन खेती होता है लोग उसको रेंट पे दे देते हैं कि उसका कुछ टैक्स पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स को। तो वो जो चीज़ था उसके लिए जो लैंडलॉर्ड्स और जो ताल्लुकदार लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेवेन्यू, हाई कर्ज उनसे मांग रहे थे, जो कि उनके लिए देना, अवध के जो किसान थे उनके लिए देना चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एंड सीजे से मतलब होता है उपकर, और सब जो जो नहीं होता, क्या उसको बोलता है, थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको अभी। यहाँ पे कहते हैं देयर वेर रेगुलरली एविक्टेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अक्वायरिंग एनी राइट ओवर द लीज लैंड। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। देखो, अब जो पीजेंट्स लोग जो मूवमेंट चला रहे थे, बेसिकली उनका क्या डिमांड था, तो उनका ये डिमांड था सबसे पहले जो रिडक्शन है कि जो रेवेन्यू है, जो कर्ज है, उसको कम किया जाए। उनका डिमांड ये था कि इस रेवेन्यू को कम करिए। एंड देन आता है एवोल्यूशन ऑफ बेगर, और जो बेगर सिस्टम था उसको हटाया जाए। एवोल्यूशन मतलब क्या, हटाना। तो जो बेगर सिस्टम था उसको हटाया जाए। देखो, बेगर सिस्टम क्या था ना कि बिना किसी अमाउंट ऑफ मनी, बिना पैसे के आपको तुमको नहीं, मतलब कि जो किसान थे, जो वर्कर्स लोग थे, उनको कहीं पे काम करना था। अब आगे कहता है एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स इन मेनी प्लेसेस। तो कहता है कि बहुत सारी जगहों पर नाई धोबी बांस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जो पंचायत सिस्टम होती है उनके द्वारा नाई धोबी बांध का अरेंजमेंट होता है। उसमें क्या होता है ना, आगे जिक्र है, to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। तो कि जो आदमी थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ताल्लुकदार थे, उनको वंचित रखा जाए, कि जो धोबी हो गए और जो नाई जो बाल काटते उनकी सुविधाओं से दूर रखा जाए, कि आप अपना काम खुद करिए। बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अहमियत दर्शाना था कि इनका हमारे लाइफ में कितना अहमियत, मतलब कि पंचायत को उन लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये दिखलाना था कि आप कितना भी अमीर हो जाइए लेकिन बेसिक काम आपसे नहीं होगा, आपको इनका ज़रूरत था ही, उनका बेसिकली अहमियत दर्शाना था। तो कहता है कि बाय अक्टूबर द ऑथ किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो
कहता है कि अक्टूबर में औध किसान सभा का ऑर्गेनाइज होता है जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर जो ऐसे बेसिक लीडर्स थे जिनके द्वारा औध किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइज होता है। देखो ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, उसको अच्छे तरीके से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है इसी से। और एनसीईआरटी का जो भी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो तुम्हारा बीच से क्वेश्चन देगा, उसको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे तुम लोग लिखोगे, ये सब तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करता है। अब आता है कि विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। तो कहते हैं ना कि जगह जगह पे लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांचेस औध किसान सभा का ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। So when the non-cooperation movement began in the following year, the Congress tried to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। तो कहता है ना कि अभी तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग होता है तो जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ऐसा कोशिश करते हैं कि जो अवध के जो पीजेंट्स उनका जो स्ट्रगल है उसको एकजुट करके अदर मूवमेंट जो है उन सब से एकजुट करके एक बड़े स्तर पे हम लोग को मूवमेंट स्टार्ट करने चाहिए। अब आता है ऐसे मूवमेंट स्प्रेड इन 1921। तो कहते हैं कि जैसे कि जो मूवमेंट है 1921 में आगे बढ़ता है, फैलता है, स्प्रेड इन दी हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक। तो जो तालुकदार लोग थे और जो व्यापारी थे उनके घरों पे अटैक कर दिया जाता है क्योंकि लोग अपना गुस्सा उन पे निकालते हैं। इन मैनी प्लेसेस पीजेंट्स वे आर टोल्ड बाई लोकल लीडर्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड। तो कहते हैं ना कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा बोल दिया गया लोगों को कि गांधी जी ऐसा अनाउंस किए हैं कि आपको टैक्स तुम लोगों को पेड नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि गांधी जी आप लोग का हेल्प कर रहे हैं कि आपको टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। People were trying to justify their activities and ambition in the name of महात्मा गांधी। ये तो काम का लाइन है नहीं लेकिन फिर भी कि कहता है कि लोग अपनी जो उनका एम्बिशन था उनको उसको महात्मा गांधी के नाम पर पूरा करने का कोशिश कर रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब आता है ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड मैसेज ऑफ गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन द डिफरेंट वे। तो कहता है ना कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे मतलब कि जो बंजारे जो किसान थे जो आज यहाँ पे खेती किए तो कल वहाँ, तो उस तरीके के जो लोग थे वो महात्मा गांधी का जो स्वराज का जो मतलब था, आज़ादी का जो मतलब था उसको अलग तरीके से लिए। बेसिकली हर कोई उस चीज़ को अलग तरीके से ले रहा था, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उस चीज़ को ले रहा था। अब कहता है कि For example, in the early 1920s, a militant guerrilla warfare began in the Goodan Hills of Andhra Pradesh. The Congress never approved such a warfare. तो कहता है ना कि एक मिलिटेंट गुरिल्ला वारफेयर होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा, मिलिटेंट मतलब होता है उग्रवादी, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लोग गुस्से से प्रोटेस्ट करना। तो कहते हैं इन दिस फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। तो कहता है कि जो जंगलों का जो इलाका था वहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार थी, वो जंगलों के रास्तों को बंद कर दी थी। प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। और जो लोग थे जिनका जो कैटल मतलब क्या होता है, ये जो गाय भैंस ये सब जो होती है, जो लोग वहाँ इंटर करते थे, जो लोग वहाँ जाते थे खाने के लिए, मतलब लोग नहीं जो जानवर थे वो वहाँ जाते थे खाने के लिए, चरने के लिए। ग्रेस मतलब क्या, चरना। तो गाय भैंस बकरे जो वहाँ चरने के लिए जाते थे तो उनको एक तो उन सब जो मवेशी हो गए उनको वहाँ एंट्री बंद कर दी थी कि उन लोगों को वहाँ चरना बंद कर दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और जो फ्यूल वुड्स था और जो फल था, फ्यूल वुड मतलब क्या, जो लकड़ी होता है जिसको लोग जला करके, पहले तो ये होता, पहले तो एलपीजी गैस था नहीं, तो लकड़ी को जला करके खाना बनाते थे, तो उस चीज़ को उठाना, उस चीज़ को फल खाते थे, लकड़ी से लोग अपना आग जलाते थे, खाना पकाते थे। उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना भी कॉलोनियल गवर्नमेंट बंद कर दिया गया था, लोगों को इकट्ठा करने में बैंड कर दिया गया था। अब कहता है कि दिस इनग्रेज्ड हिल पीपल, इसकी वजह से क्या होता है, उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अब किसी का मेन ऑक्यूपेशन, किसी का सोर्स ऑफ इनकम तुम बंद कर दोगे, किसी का तुम खाने पीने का चीज़ तुम छीन लोगे, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो कहते हैं when the government began forcing them to contribute bigger for road building,
अब सरकार क्या करती, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हैं वो लोगों को पैसा दबाव डालती है कि आप बेगर सिस्टम के तौर पे जो रोड बन रहा था उस रोड पे आप बेगर सिस्टम के तौर पे आप काम करिए, मतलब कि आपको पैसा पेड नहीं होगा फिर भी आप काम करिए, बिना सोर्स ऑफ इनकम के, बिना पैसे के आप काम, हमारे के लिए बेसिकली आप काम करिए, उनका ऐसा कहना था। अब कहता है अल्लूरी सीताराम राजू बिकम देयर लीडर। तो जो लोग हुए मिलिटेंट क्या था, आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट रीजन के जो लोग हुए उनको लीड करते, उनको लीडर बनते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि महात्मा गांधी के एक डिवोटी थे, महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे प्यारे शिष्य थे। आगे कहता है ही क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही आल्सो claimed that he could make correct astrological prediction and heal people and he could survive even bullet shots। तो कहता है कि अल्लूरी सीताराम राजू अपने बारे में ऐसा बोलते थे कि हमको भगवान के द्वारा कुछ सर्टेन स्पेशल पावर्स मिला हुआ है जो किसी को भी नहीं होता, अगर हमको गोली लगेगा तो फिर भी हम जिंदा रह जाएंगे, और हम किसी के बारे में भी सही ज्योतिषी विद्या हमको आते हैं, किसी के बारे में भी हम सही प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अब कहता है द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनका ऐसा कहना था, अपने बारे में ऐसा बोलते थे कि हम भगवान का एक अवतार है। देखो इनकारनेशन मतलब होता है अवतार, कि हम भगवान का एक अवतार है। राजू वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो महात्मा गांधी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अल्लूरी सीताराम जो राजू थे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि चलो हमको भी इनकी नक्श कदम पे चलना है। अब कहता है ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो वो जो है लोगों पे ऐसा बोलें कि आप खादी का कपड़ा पहनिए और जो आप शराब पीते हैं उसको छोड़िए। However, he did not believe that India could be liberated only by adopting non-violence means। लेकिन उनका यहाँ पे एक जो थिंकिंग था, एक तो वो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, अच्छा उनको मतलब शिष्य थे, तो बेसिकली उनका आइडियल थे। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो थिंकिंग सोचने का जो तरीका था वो मैच नहीं करता था। अल्लूरी सीताराम राजू का ऐसा मानना था कि भारत को आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोग सिर्फ मतलब कि अपना हाथ पैर नहीं चलाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। और महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि हम लोग सिर्फ बातचीत से आज़ादी पा सकते हैं। अब आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। तो workers too had, like peasants, workers too had their own understanding of महात्मा गांधी and the meaning of स्वराज। देखो हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि हर एक किसी का स्वराज के लिए मतलब अलग अलग था, हर एक किसी का आज़ादी के लिए मतलब अलग अलग था। तो उसी तरीके से जो वर्कर्स थे, जो कारीगर लोग थे, उनके लिए भी आज़ादी का अलग अलग मतलब था। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। तो कहता है कि आसाम में जो कारीगर जो लोग थे उनके लिए मतलब क्या था, हाँ स्वराज, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि हम आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। देखो कोई भी बंद करके नहीं रहना चाहता। अगर किसी को मान लो सपोज करो अगर तुमको कोई पिंजड़ा में बंद कर दे, जैसे पक्षी को हम लोग पिंजड़ा में बंद रखते हैं, तो तुमको कैसा फील होगा। तो हर एक जाहिर सी बात है कोई भी फ्री रहना चाहता है, तो वो भी फ्री रहना चाहते थे। अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो कहता है कि 1859 में एक एक्ट पास हुआ था, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट पास हुआ था। प्लांटेशन वर्कर्स वे नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। उस एक्ट में क्या था ना कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब कि खेत जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको ऐसा राइट नहीं था कि वह बाहर जा सके बिना परमिशन के, मतलब कि उनको कहीं जाना रहता था तो उनको परमिशन मांगना पड़ता था। आगे कहता है एंड इन फैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशन। तो कहता है ना, और यहाँ तक कि उनको बहुत कम ही ऐसा परमिशन मिलता था कि वो बाहर जा सके। तो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तो कहता है कि जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है, जो लोग थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनमें हिम्मत आ जाती है,
तो वो क्या करते हैं, डिफाइड मतलब होता है ललकारते हैं कि हम तुम्हारी अब बात नहीं सुनेंगे, हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो वो लोग उस प्लांटेशन एरिया को छोड़ कर के, आसाम को छोड़ कर के अपने घर की ओर निकल जाते हैं। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village। तो कहता है कि उनका ऐसा मानना था कि अब गांधी जी का टाइम आ रहा है, तो हम लोगों को हमारे ही गांव में ज़मीन मिल जाएगा और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमको काम नहीं करना पड़ेगा। अब आता है, देखो देख लेते कितना पेज बचा, क्योंकि पता है तो मोबाइल है, मोबाइल से उतना पता है 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो शूट नहीं हो पाता है, लगभग 20 नहीं 30 मिनट तक का मैक्सिमम शूट हो पाता है। उसके बाद आप पे वीडियो कट जाता है, हमको लगता है कि चलो कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन कट जाता है वीडियो। इसलिए जितना इसका कैपेसिटी है, जितना इसका लिमिट है, उस अकॉर्डिंग ही जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा कैमरा ले सके ताकि एक अच्छा वीडियो हो सके, तुम लोग को भी हम समझा सके अच्छी तरीके से। देखो ये माइक भी बड़ा मुश्किल से खरीदाया है और ये ट्राइपॉड भी मुश्किल से ही खरीदाया है। तो देखो जब तक ये यूट्यूब मेरा पता नहीं कब होता है, तो उसके बाद फिर एक अच्छा सा कैमरा प्रॉमिस करते हैं ले लेंगे। देखो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कहता है ना कि एक्चुअली किसी को फ़ोन आ रहा था, पर फिर भी इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कहता है कि 1922 के फरवरी में महात्मा गांधी ऐसा सोचते हैं कि मतलब कि सोचते नहीं है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। The immediate cause of the withdrawal of the movement was the incident that took place in the चौरी चौरा। देखो कोई भी काम होता है तो उसके पीछे सर्टेन क्या उसको बोलते हैं, सर्टेन रीज़न रहते हैं, उसके पीछे का कुछ रीज़न रहता है। तो महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने का रीज़न ये था कि चौरी चौरा में एक प्रॉब्लम होता है, एक इंसिडेंस होता, जिसके बाद से महात्मा गांधी सोचे कि अब हमको ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटा देना चाहिए। तो क्या होता है, ए प्लेस नियर गोरखपुर इन यूपी एट चौरी चौरा ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो कहता है ना कि यूपी में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, उसमें लोग तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी का थ्योरी क्या था, महात्मा गांधी का थ्योरी ये था कि शांति से प्रोटेस्ट करना है, शांति से प्रदर्शन करना है, शांति से लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है। तो लोग तो चौरी चौरा में एकदम ईजिली वे में शांति से बातचीत कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अपने प्रदर्शन को शो कर रहे थे। लेकिन एक क्या होता है कि वो जो शांति का जो इन्वायरमेंट था वो पुलिस के साथ क्लैश युद्ध में बदल जाता है। इसकी वजह से महात्मा गांधी इस इंसिडेंट को सुनते हैं, सोचते हैं कि अब ये इसको आगे बढ़ाना हानिकारक होगा। तो कहता है ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस, सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। तो कहता है ना कि महात्मा गांधी ऐसा सोचे कि अभी ऐसा ज़रूरत है कि जो सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो मूवमेंट में है, कि उनको प्रॉपर ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही उन लोगों को मतलब कि इधर प्रोटेस्ट में बेचने का है, क्योंकि ट्रेनिंग से प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाला थ्योरी महात्मा गांधी पहले ही अपना रहे थे। Some Congress leaders were by not tired of mass struggles and wanted to participate in elections to provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919। तो देखो कुछ ऐसे लीडर्स थे, वो चाहते थे कि अब हम थक चुके हैं, अब हम नहीं करना चाहते हैं स्ट्रगल, मूवमेंट नहीं पार्ट लेना चाहती, हमको अब राजगद्दी चाहिए, हमको इलेक्शन में पार्ट लेना है। अब आता है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वाज वेयर द मेन लीडर्स हु वांटेड टू एंटर द प्रोविंशियल काउंसिल्स थ्रू द इलेक्शंस। तो कहता है ना कि दो मेन लीडर्स का यहाँ पर जिक्र है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि चाहते थे कि उनका जो मतलब कि काउंसिल में वो पार्ट ले, इलेक्शन में वो पार्ट ले। दे फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो वो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का निर्माण करते हैं, जो पार्टी रहती है स्वराज पार्टी। तो कहते हैं इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन देयर वर टू फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स अबाउट द 1920। देखो अब क्या हो रहा था कि अब लोग आपस में ही अंदर बहस हो रहा था, डिसेंशन मतलब कला हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ चाह रहे थे कि बने मूवमेंट हो, कुछ चाह रहे थे कि हमको इलेक्शन में पार्ट लेना, और कुछ अपना पार्टी फॉर्मेशन कर चुके थे स्वराज पार्टी के नाम से।
अब आती है द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन सिमन। तो कहता है कि सर जॉन सिमन के अंडर एक ब्रिटिश में एक टॉरी गवर्नमेंट बनती है और बेसिकली वो टॉरी गवर्नमेंट हमारे इंडिया के लिए ही बनती है, उसका जिक्र आगे है। तो कहते हैं द कमीशन वाज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखो ये जो टॉरी गवर्नमेंट बनती है ना, वो टॉरी गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट में बनती है कि कैसे इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली इस चीज़ के अगेंस्ट में ये टॉरी गवर्नमेंट बनती है। तो अब कहता है द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिश। तो कहता है कि जो मिशन थी, जो सॉरी मिशन बोल रहे हैं, जो कमीशन था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, भारतीय मेंबर्स नहीं थे, सारा मेंबर ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के मेंबर्स थे। सीमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। ऑन अराइवल इट वाज ग्रेडेड विद द नेशन वाइड प्रोटेस्ट। तो कहता है कि 1928 में जो सीमन कमीशन है वो इंडिया आती है और इंडिया आने के बाद उनको होता है कि गो बैक सिमोन नारा से उनको आने से उनको स्वागत इसी चीज़ से होता है, गो बैक सिमोन के नाम से उनका स्वागत होता है इंडिया में। तो अब आते हैं द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब थर्ड पार्ट में। बाय।